हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों अलग अलग तरह से कैसे काम करते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरह की जावास्क्रिप्ट पढ़ी है हमने, लेकिन हमें एक्चुअल में डिफरेंस नहीं पता है क्या होता है। तो इसमें एकदम अच्छे से वही देखेंगे और यहाँ पर हम एजैक्स भी देखेंगे, एजैक्स क्या होता है और एजैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पर मैंने वही पुराना प्रोजेक्ट खोल रखा है जिसमें हम लोग गेट रैंडम इमेज ऐसा क्लिक करके एक रैंडम इमेज को डॉग की हम लोग फेच कर रहे थे और यहाँ पे शो कर रहे थे। तो सही है। अब यहाँ पे हमें समझना है सिंक्रोनस कोड क्या होता है। सबसे पहले तो समझते हैं सिंक्रोनस कोड क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसके अंदर एक ही माइंड है, समझ लो। वो एक टाइम पर एक ही काम करता है, एक टाइम पर दो काम नहीं कर सकता, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड, कि जो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो सिंगल थ्रेडेड है, मतलब वो सिंगल थ्रेड पे काम करता है। अब ये थ्रेड क्या होता है, अगर हम चाहें तो अपने सिस्टम में देख सकते हैं कि कितने थ्रेड्स हैं अभी, और वो चेंज होते रहते हैं। जैसे ज़्यादा प्रोग्राम्स रन कर दोगे तो हमारे सिस्टम में ज़्यादा थ्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग थ्रेड्स को क्रिएट करता है। जैसे जैसे हम लोग नए नए एप्लीकेशंस को ओपन करते जाते हैं ना, वो नया नया थ्रेड क्रिएट करता जाता है। तो अगर अपने सिस्टम में हम आए और यहाँ पे हम टास्क मैनेजर ओपन करें, सर्च करते हैं टास्क मैनेजर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेक्शन, प्रोसेसेस वाला सेक्शन खुला रहता है। और फिर अगर इस पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये देखो, मैं थोड़ा सा इस विंडो को छोटा करता हूँ। यहाँ पर ये दिखा रहा है थ्रेड्स 3753 और ये चेंज हो रहा है। मतलब हमारा जो मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात नहीं हो रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर कई सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी रन हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं। जैसे कि ये एनीडेस्क यहाँ पे रन हो रहा है, ओबीएस स्टूडियो, टास्क मैनेजर, विजुअल कोड, और भी बहुत सारी चीज़ें रन हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स। तो उन सब के लिए इसने एक मतलब एक नहीं, कई सारे थ्रेड्स क्रिएट किए हैं। और यहाँ पे प्रोसेस है तो प्रोसेस को इग्नोर कर दो, बस थ्रेड को ध्यान दो। बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, तो इसमें हम लोग डीप पे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप जाके समझेंगे नहीं। बस इतना समझ लो कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको अगर एक काम करना है तो उसे एक थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब एक थ्रेड के अंदर वो एक काम कर सकता है, ऐसा कुछ मोटा मोटा तुम समझ सकते हो। तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है ना, जावास्क्रिप्ट का इंजन, वो भी इसी 3000 थ्रेड्स में से एक थ्रेड लेता है। ठीक है, तो ये और भी घट बढ़ सकता है, 4000 भी हो सकता है। और भी एप्लीकेशंस अभी मैं लॉन्च कर दूं अगर, तो ये बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं एक दो एप्लीकेशंस यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्टमैन ऑन कर देता हूँ, तो ये इसका थ्रेड्स का काउंट बढ़ जाएगा। तो अभी ये बढ़ के 3700 हो गया है। और अगर हम लोग कोई और भी एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं सेटिंग्स ओपन कर देता हूँ, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर देता हूँ। और भी क्रोम के अंदर हम मल्टीपल टैब्स खोल सकते हैं, किसी में यूट्यूब चला सकते हैं, किसी में कुछ और चला सकते हैं। तो अभी देखना ये नंबर ऑफ थ्रेड्स बढ़ जाएगा। ये देखो 3700 था, ये 4000 हो गया। तो जैसे जैसे प्रोग्राम्स रन होते हैं, हर एक प्रोग्राम अपने लिए कुछ थ्रेड्स मतलब एलोकेट क्रिएट कर देता है। तो ऐसे ही जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है एक पर्टिकुलर टैब के अंदर, तो वो एक थ्रेड लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मल्टीपल टैब्स खोल दिए हैं तो मल्टीपल थ्रेड ले रहा होगा। इसका खुद का एक अलग से थ्रेड होगा, ठीक है, और इसका अलग से थ्रेड होगा। तो वो सारे अपने खुद के थ्रेड्स क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो भी इसी में से एक थ्रेड ले लेता है और उसी के अंदर पूरा अपना कोड रन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक टाइम पे, ये जो जावास्क्रिप्ट है एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी, जावा, ये सारी, उनमें मल्टी थ्रेडिंग होती है। मतलब हम मल्टीपल काम एक साथ करवा सकते हैं, मल्टीपल कोड को अलग अलग थ्रेड पे एक ही साथ में रन करवा सकते हैं एक ही टाइम पे। लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर केवल एक टाइम पर एक ही कोड रन होता है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो एक टाइम पर एक ही कोड रन होता है, इसका मतलब कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है अगर एक काम कर रहा है तो दूसरा काम नहीं कर सकता है। अब इस काम ने ऑलरेडी एग्जांपल समझा था कि हमने जब सेट टाइम आउट पढ़ा था
मैं अब ये फालतू टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। जब हमने सेट टाइम आउट पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये सेट टाइम आउट को कैसे हैंडल करता है। हमने ये सेट टाइम पढ़ा है ऑलरेडी, सेट टाइम आउट। तो इसको हमारा जावा स्क्रिप्ट कैसे हैंडल करता है इसको हमने ऑलरेडी देख रखा है। हाय, और मैं यहाँ पे अगर 4 सेकेंड्स कर देता हूँ, 4 सेकेंड्स यानी कि 4000 मिली सेकेंड्स, तो हमारा कोड हमारा मतलब पूरा कोड रन होगा और 4000 मिली सेकेंड्स यानी कि 4 सेकेंड बाद ये प्रिंट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 सेकेंड तक हमारा जो एक थ्रेड है जावास्क्रिप्ट के पास, एक दिमाग है, वो रुका रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। हम उसके बावजूद भी, ये देखो, हम गेट रैंडम इमेज करके हम रैंडम इमेज भी फेच करवा सकते हैं। हालांकि मैंने ये यहाँ पे कोड कमेंट कर दिया तो काम नहीं कर रहा है। एक बार मैं इस कोड को अनकमेंट कर देता हूँ तो देखो, ये एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ, बैकएंड में टाइमर चल रहा है लेकिन हमारी इमेज भी आ गई है। ठीक है, देखो इमेज पहले आ गई, ये हमारा हाई बाद में आया, यानी कि हम साथ में काम करवा रहे हैं, दो काम। एक तो हमारा टाइमर चल रहा है पीछे बिहाइंड द सीन्स, और दूसरा हमारा ये डेटा भी आ रहा है। तो ये कैसे दो काम एक साथ हो रहा है? हमने करवाया और करके देखा, ये हमारी इमेज पहले आ गई, और हमने हालांकि टाइमर हमने स्टार्ट कब कर दिया? जैसे हमारा पेज रिलोड हुआ, हमारा ये कोड रन हुआ, हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये हमारा टाइमर अभी कंप्लीट हुआ। लेकिन हम अगर पेज रिलोड करके गेट इमेज करते हैं तो ये हमारी इमेज पहले आ गई और हमारा टाइमर बाद में एंड हुआ, और ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। अब ये तो अजीब दुविधा है, हमारे जावास्क्रिप्ट के पास एक ही दिमाग है, तो कैसे ये दो काम कर पा रहा है? तो इसको हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे ये काम करता है। ये कॉल स्टैक होता है और कॉल बैक क्यू होता है, फिर कॉल बैक क्यू में ये पूरा स्टोर हो जाती हैं जो चीज़ें हैं, फिर वहाँ से कॉल स्टैक में आता है। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर मैं यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो में हमने वो स्टडी किया था। तो यहाँ पर जो वीडियो था वो था ये कॉल बैक्स एंड हायर ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक क्यू एंड इवेंट लूप। इस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एसिंक्रोनस कोड जो होता है उसको हमारा जावास्क्रिप्ट मैनेज करता है। अब ये एसिंक्रोनस बार बार आ रहा है, ये तुम्हें थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ एसिंक्रोनस कोड क्या होता है। तो इस वीडियो को अगर तुमने नहीं देखा है तो एक बार अच्छे से जाके देख लेना, इवेंट लूप एंड कॉल बैक क्यू, इसको अच्छे से देख लेना। तो इसके अंदर हमने देखा एकदम प्रैक्टिकल करके कैसे हमारा कोड इवेंट लूप में जाके यहाँ पे मतलब टाइमर चलेगा, फिर उधर से कॉल बैक क्यू में जाएगा। ठीक है, ये हमने एक ऑनलाइन सिमुलेटर यूज़ किया था जिसमें सारा कोड स्लो स्टेप बाय स्टेप एक करके रन होता है। तो फिर यहाँ से फिर कॉल स्टैक में जाता है। ये सब कुछ मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड रन होता है लाइन बाय लाइन, तो जब यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन पहुँचता है तो इसको दिखता है सेट टाइम आउट। तो ये बोलता है ये कोड मैं डायरेक्टली रन नहीं करूँगा, ये कोड मैं दे दूंगा ब्राउज़र को। ठीक है, ब्राउज़र जो है वो सिंगल थ्रेडेड नहीं है, वो मल्टी थ्रेडेड है। ब्राउज़र का कोड जो है इंटरनली C++ या और सी लैंग्वेज में, बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो मल्टीपल थ्रेड्स को हैंडल कर सकता है। तो हमारा जो ब्राउज़र है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, वो ब्राउज़र को ये पूरा कोड दे देता है और ये टाइम दे देता है, बोलता है कि तुम इसका ट्रैक एक अलग से थ्रेड में रखो। ठीक है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास एक ही थ्रेड है, मैं अगर इसका टाइम ट्रैक करूंगा तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि अभी ये क्या कर पा रहा है, दो चीजें एक साथ कर पा रहा है, तो ये चल रहा है सही से। ठीक है, तो अभी ये दोनों चीज एक साथ कर पा रहा है, नहीं तो वो कर नहीं पाता। वो अगर टाइम ट्रैक करने लगता तो डेटा नहीं फेच कर पाता। अगर डेटा फेच कर रहा हो, जैसे ये अभी डेटा फेच कर रहा है ना, तो ये अगर डेटा फेच कर रहा है तो टाइम नहीं ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, तो यही मतलब इसीलिए ये इस पूरे कोड को हमारे ब्राउज़र को दे देता है। अब ब्राउज़र खुद का अलग से एक थ्रेड क्रिएट करके उसमें ये चला देता है इस पूरे कोड को, और मतलब चला नहीं देता है, वहाँ पे रख लेता है, स्टोर कर लेता है, और वो टाइमर चला देता है कि 4 सेकंड बाद इस टाइमर को, मतलब ये जैसे कंप्लीट होगा इसके कॉल स्टैक में पुश कर देना। अब ये कब पुश होता है, इवेंट लूप कैसे चेक करता है, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद ये हमारे इस कॉल स्टैक में आ जाता है। तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस कोड का मतलब होता है जो कि लाइन बाय लाइन ना रन हो।
सिंक्रोनस कोड का मतलब होता है जो लाइन बाय लाइन एक एक करके रन हो, वो मतलब सिंक्रोनस कोड का मतलब होता है कि जो हमारा मेन थ्रेड का यूज करे, जो हमारे जावास्क्रिप्ट का एक ही थ्रेड होता है उसी थ्रेड को यूज करके वहीं पे रन करता रहे, वहीं पे वेट करता रहे, और जब तक वो पूरा कोड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो मेन थ्रेड को कंज्यूम करेगा। और एसिंक्रोनस कोड क्या होता है, जो कि हमारे मेन थ्रेड को नहीं कंज्यूम करता है, वो कोड चला जाता है ब्राउजर को दे दिया जाता है, ब्राउजर अपने मन से ब्राउजर के अंदर कोड लिखा है वो एक अलग सा थ्रेड क्रिएट करके वहां पे उस मतलब उस पूरे टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन को दे देता है। तो वो काफ़ी मस्त चीज़ है, मतलब सब कुछ मिलके एक साथ काम करता है। तो यहाँ पर ये कोड एसिंक्रोनस है क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली इसका ट्रैक नहीं कर रहा है कि कितना टाइम पास हुआ, अभी 10 सेकंड हुआ है, 4 सेकंड हुआ है, 2 सेकंड हुआ है, तो इसका ट्रैक हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन नहीं कर रहा है। अगर वो टाइम ट्रैक करेगा तो और कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो वेट करता ही रह जाएगा, एकदम अटक जाएगा। अब अगर हम चाहें तो सिंक्रोनस कोड भी लिख सकते हैं, और हमने ऑलरेडी लिखा भी है। तो जैसे फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं, और जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं हमारे जो कि हम लिखते हैं वो सारे सिंक्रोनस होते हैं। सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक रन होते हैं, और वो सारे हमारे मेन थ्रेड में रन होते हैं, कहीं बाहर नहीं, ब्राउज़र हमारा उसको अलग से कहीं रन नहीं करवाता है। तो अगर हम चाहें तो कुछ सेकंड के लिए हम अपने मेन थ्रेड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी करके देखेंगे। अभी सबसे इजी तरीका क्या होता है, हमने अलर्ट का यूज़ किया है ना, मतलब अलर्ट पॉपअप, और ये प्रॉम्प्ट हम बोल रहा हूँ, प्रॉम्प्ट का यूज़ हमने किया था ना, तो वो सारे भी सिंक्रोनस होते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ अलर्ट, अलर्ट, और फिर यहाँ पे हेलो ऐसा लिख देता हूँ अगर, तो ये देखो हमारा अभी ये सिंक्रोनस है। ठीक है, सिंक्रोनस यानी कि अब हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, इवन हमारा देखो यहाँ पे टेक्स्ट था वो भी नहीं लोड हुआ है, हमारा जो मेन थ्रेड है वो ब्लॉक हो चुका है, और ये हमारा अटका। जब तक हम इसको ओके नहीं करेंगे ना, हम अपने कहीं भी यहाँ पे मतलब तो अपने कंसोल के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन पेज के ऊपर ना तो कुछ क्लिक कर सकते हैं, ना तो कुछ आ रहा है, ना तो कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ, और यहाँ से मैं हटा के मैं अपने कंसोल में आके पेस्ट करता हूँ एक बार मैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैं गेट इमेज कर रहा हूँ, मैं ये मेरा गेट इमेज मतलब इमेज आ जा रही है, मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ, और ये ब्लू कलर का नहीं आ रहा है, ब्लू कलर का आना चाहिए इसको। एक मिनट, इसका कलर कैसे चेंज हो गया, ये ब्लू कलर जैसे सेलेक्ट कुछ भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ना ब्लू कलर का आता है, ये ग्रे कलर में क्यों आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, ये हो गया, कुछ ऐसे ही हो गया होगा दिक्कत। ठीक है, वैसे अगर हम वहाँ सेलेक्ट करके इधर कभी जब अपने विंडो के बाहर जब सेलेक्ट कर देते हैं तो ग्रे कलर हो जाता है, लेकिन जब सेलेक्ट करने आते हैं तो ब्लू कलर ही होता है। तो हाँ, इसको हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं गेट इमेज कर पा रहा हूँ, ये सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अलर्ट प्रिंट कर मतलब एक बार अलर्ट करवा देता हूँ, अलर्ट वाला कोड यहाँ पे रन करवा देता हूँ, तो देखो क्या होगा, ये अलर्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पे ना तो कुछ सेलेक्ट कर पाऊंगा, ना तो मैं गेट इमेज कर पाऊंगा, हमारा जो मेन थ्रेड है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का मेन दिमाग है वो ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पे आ गया है ये अलर्ट, और वो तभी जाएगा जब हम इसको ओके करेंगे। ठीक है, अभी हम ना तो सेलेक्ट कर पा रहे हैं ना तो कुछ कर पा रहे हैं। तो ये है ईजिएस्ट तरीका मेन थ्रेड को ब्लॉक करने का। और ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब ऊपर आ जाता है, सबसे ऊपर आ गया तो हम नीचे क्लिक ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक्चुअल में ऊपर आने की वजह से नहीं है, ये मतलब ये हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो चुका है। अभी यहाँ पे अगर कोई भी कोड भी होता तो रन नहीं होता हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मेन थ्रेड हो चुका है ब्लॉक ऐसे करके। अब अगर हम चाहें तो व्हाइल लूप का यूज करके भी ब्लॉक कर सकते हैं अपने मेन थ्रेड को। तो कैसे करेंगे मेन थ्रेड को ब्लॉक व्हाइल लूप का यूज करके, एक बार मैं इस कोड को पूरे कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ व्हाइल लूप, ठीक है, और व्हाइल लूप का यूज करके हम मेन थ्रेड को ब्लॉक करेंगे। कैसे करेंगे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और उसके पहले हमें एक चीज समझना होगा, डेट डॉट नाउ ये क्या होता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेट डॉट नाउ, और ये एक फंक्शन है, इसको अगर हम कॉल करेंगे तो हमें कुछ मिली सेकेंड्स में ये कुछ बड़ा सा नंबर मिलेगा। अब ये क्या है, ये ऐसे नंबर है बड़ा सा, अब ये पता तो चल नहीं रहा है। तो बेसिकली ये है 1900
1970 रात के 12 बजे से लेके आज तक जितना समय पास हुआ है, जितने मिनट्स या सेकंड में समय पास हुआ है, तो उसको मिली सेकेंड्स में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्च करें डेट डॉट नाउ, तो ये अब काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरा वाईफाई बंद हो गया है क्या? मेरा वाईफाई तो चल रहा है, कनेक्टेड भी दिखा रहा है। अच्छा, ये डेट डॉट नाउ ये एक वेबसाइट समझ रहा है और उसको इस तरह से मतलब लग रहा है कि वे डेट डॉट नाउ में खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो डेट डॉट नाउ स्टैटिक मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स इलेप्स्ड सिंस, ये पे पता नहीं क्या लिखा है, सिंस मतलब ये जो भी लिखा है उसको इग्नोर करो, विच इज डिफाइंड एज द मिड नाइट ऑफ 1 जनवरी। ठीक है, मिड नाइट यानी कि 00 रात के 12 बजे। ठीक है, 1 जनवरी 1970, तो 1970 के रात के 12 बजे 1 जनवरी को लेके अब तक का जितना टाइम पास हुआ है वो सब कुछ मिली सेकेंड्स में हमें ये टाइम मिल रहा है। ठीक है, और ये इसका मतलब ये हर 1 सेकेंड बढ़ता रहता है टाइम। अगर हम बार बार कॉल करें तो ये देखो टाइम बढ़ रहा है। अब तुम अगर कंपेयर करोगे तो नीचे वाला नंबर हमेशा ऊपर वाले नंबर से बड़ा होगा, तुम कंपेयर करके देख लेना। देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर को अगर कंपेयर करें तो इतना पार्ट दोनों में सेम है, 30 तक सेम है, फिर उसके बाद ये 459 है। ठीक है, 459 है और ये 877 है, यानी कि ये हमारा लास्ट वाला पार्ट बढ़ रहा है और एट द एंड ये पूरा पार्ट ओवरऑल सब कुछ बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे समय पास होता है ना, ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ये हर 1 सेकेंड हर 1 मिली सेकेंड ये बढ़ता रहता है, ये जो टाइम है हमारा। हम चाहे जितनी बार कॉल करेंगे हमें हमें ये अपडेटेड मतलब उस रात से उस टाइम से 1970 से लेके आज तक का जो भी टाइम है ये बढ़ रहा है ना, हर 1 सेकेंड बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पे मिल रहा है हमें, तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ। ये हो गया हमारा स्टार्ट टाइम, और फिर एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा लेट करंट टाइम। ये हो सकता है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे और ना समझ में आए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक मैंने 2 वेरिएबल बना लिए हैं अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, दोनों वेरिएबल सेम है। मैंने स्टार्ट टाइम को ही करंट टाइम के अंदर असाइन कर दिया है। अब मैं व्हाइल लूप लिखूंगा और वहां पे ऐसी कंडीशन लगाऊंगा कि ये कुछ सेकंड बाद कुछ सेकंड तक ये कंडीशन ट्रू रहे, यानी कि कुछ सेकंड तक हमारा व्हाइल लूप चलता रहे, और फिर उतने सेकंड पास होने के बाद हमारा व्हाइल लूप रुक जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टार्ट टाइम प्लस मैं लेके चलता हूं 2 सेकंड तक, जब तक ये ग्रेटर देन है करंट टाइम से तब तक हमारे लूप को चलाओ, और फिर करंट टाइम इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ कर देना है, ऐसे कर देना, और ये कैपिटल करना है, स्मॉल नहीं, इतना कर देना। और हो सकता है हमारा ये अटक गया हो, क्योंकि हम जब तक लिख रहे थे हमारा ये ब्राउज़र रिलोड कर दिया इसको, और ये हमारा मतलब एकदम से अटक गया क्योंकि हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो चुका था, और अभी ये काम नहीं करेगा। हम यहाँ पे कुछ भी कर लें ये बड़ी मुश्किल से टैब ही क्लोज हो जाए। इसको मैं एक बार क्लिक किया तो नहीं क्लोज हो रहा है, मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो क्लोज हो गया है। ठीक है, मैं इसको न्यू टैब में खोलूँगा और ये देखो रिलोड हो रहा है, और लगभग 2 सेकंड तक रिलोड हुआ है, यानी कि जो हमने कोड लिखा है यहाँ पर, ये हमने जो कोड लिखा है इधर, ये 2 सेकंड तक चल रहा है, और फिर उसके बाद जब तक 2 सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये हमारा कोड चलता रहता है, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाता है। यानी कि अगर हम पेज को रिलोड करेंगे तो 2 सेकंड तक ऐसे लोडिंग 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 हो रहा है, फिर ये खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इस कोड को हम एक ऐसे टाइम पे रखते हैं, मतलब हम इसको एक यहाँ पे बटन लगा देते हैं, यहाँ पे एक बटन दूसरी लगाते हैं, और हम लिखते हैं ब्लॉक मेन थ्रेड। ठीक है, मैंने एक बटन लगा दी है और इसका क्लास दे देता हूं ब्लॉकिंग बटन। बस मैंने इसका क्लास दे दिया। अब इस बटन को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यहां पर इधर ही सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉन्स्ट ब्लॉकिंग बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ब्लॉकिंग बटन।
ये हो गया। अब इस पे मैं एक इवेंट लिसनर लगा दूंगा। मैं कौन सा इवेंट लिसनर लगाऊंगा? क्लिक वाला, कि इस पे जैसे ही क्लिक हो हमारा ये पूरा कोड उसके अंदर रन करवा दूंगा मैं। बार बार ये पता नहीं क्या जा रहा है। और फिर यहाँ पे मैं ये पूरा कोड जो था, जो कि हमारा ब्लॉकिंग वाला कोड था, 2 सेकंड के लिए ब्लॉक कर रहा था, उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो अभी जैसे ही हमारा पूरा कोड रन होगा, ये केवल इवेंट लिसनर रजिस्टर हो जाएगा और उसके अंदर ये फंक्शन रजिस्टर हो जाएगा, और ये रन नहीं होगा। ये रन तब होगा जब हम इस ब्लॉक मेन थ्रेड वाली बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखो अभी मैं ये कर पा रहा हूँ, मतलब सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं एक गेट रैंडम इमेज को भी इस बटन को क्लिक कर पा रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि मैंने ये पूरा कोड अनकमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो आपको थोड़ा सा ब्लिंक होता हुआ ये दिखेगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये हल्का सा ब्लिंकिंग टाइप में दिख रहा है। मैं इसको सेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ। तो ये सारा काम हो रहा है। अब मैं करता हूँ ब्लॉक मेन थ्रेड। ब्लॉक मेन थ्रेड के बाद मैं देखो ये सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये 2 सेकंड तक ब्लॉक था। ठीक है, 2 सेकंड तक ब्लॉक था, तब तक मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसको मैं 4 सेकंड कर देता हूँ। अब ये 4 सेकंड कर दूंगा। अभी ये अगर तुम्हें कोड नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक स्टार्ट टाइम ले लिया। स्टार्ट टाइम को ही मैंने करंट टाइम के अंदर डाल दिया है, यानी कि स्टार्ट टाइम हमारा करंट टाइम दोनों इक्वल रहेगा स्टार्टिंग में। लेकिन इस व्हाइल लूप के अंदर मैं करंट टाइम को अपडेट कर रहा हूँ, और करंट टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम करंट टाइम के अंदर क्या डाल रहे हैं, हम डेट डॉट नाउ डाल रहे हैं, है ना। तो डेट डॉट नाउ हर सेकंड बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हमारा ये कोड रन करता जाएगा, ये हमारा करंट टाइम बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते वो 4000 सेकंड से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा, ठीक है, उससे हमने बता दिया है कि जब इससे 4000 सेकंड बड़ा हो जाए, ये मतलब हमने फ्यूचर का टाइम यहाँ पे सेट कर दिया है। और फिर ये करंट टाइम हमारा बार बार बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते जब ये 4000 सेकंड और एक्स्ट्रा उससे बड़ा हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो दोनों इक्वल ही थे, हाँ, इक्वल और छोटा ही था, मतलब ये दोनों इक्वल ही थे, तो उसमें मैंने 4000 ऐड कर दिया है। और ये 4000 ये कुछ सेकंड बाद ये पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा इससे। तो हम थोड़ा सा ट्राई करना, अपना दिमाग लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार ये करंट टाइम बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर बाद ये हमारा वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो ये व्हाइल लूप चल रहा है बार बार। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग कुछ करवा देंगे तो बहुत ज़्यादा बार ये कंसोल लॉग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी करके दिखा भी दूंगा तो देखो अभी मैं 4 सेकंड के लिए ब्लॉक द मेन थ्रेड करता हूँ। ब्लॉक मेन थ्रेड को जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना तो सेलेक्ट कर पाऊंगा, ना तो इस बटन को प्रेस कर पाऊंगा। मैं 4 सेकंड तक मैं एकदम से अटक जाऊंगा। ठीक है, तो मैं देखो मैंने कर दिया ब्लॉक द मेन थ्रेड। अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये बटन भी नहीं प्रेस हो रही है। अब ये देखो 4 सेकंड बाद जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, देखो मैं ब्लॉक द मेन थ्रेड करता हूँ, मैं सिंक्रोनस से लेके एसिंक्रोनस तक सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी इतनी देर बाद ये जाके सेलेक्ट हुआ है, ये सब कुछ अटक जाता है एकदम से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का मेन इंजन है वो ब्लॉक हो गया है, मेन जो थ्रेड है वो ब्लॉक हो गया। और हम इस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं मेन थ्रेड को। एक व्हाइल लूप लगा के, चाहो तो फॉर लूप भी लगा सकते हो, फॉर लूप लगा के उसमें भी ऐसी कंडीशन डाल के कर सकते हो। व्हाइल लूप में काफ़ी इजी है। तो ये हमने ब्लॉक कर दिया मेन थ्रेड को। और जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो उस टाइम पे कोई भी काम नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे इस कोड को अनकमेंट कर दें, ये अपना गेट रैंडम इमेज को, ये जो पूरा कोड था, इस मैंने गेट रैंडम इमेज को उसको भी अनकमेंट कर दिया। अब हम गेट रैंडम इमेज करेंगे तो रैंडम इमेज हमारी आ जाएगी। और इसकी विड्थ मैं थोड़ी छोटी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जूम कर रखा है, तो 500 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो एक बार फिर से करता हूँ गेट रैंडम इमेज, तो ये आ रही है रैंडम डॉग की इमेज। और मैं बार बार इसको फेच कर रहा हूँ और बार बार ये इमेज आ रहा है, कंसोल में प्रिंट भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक मेन थ्रेड कर देता हूँ, फिर मैं बटन को भी नहीं दबा पाऊंगा। ठीक है, मैं बटन को भी नहीं दबा पाता हूँ। और मैं एक बार देखो मैंने 2-3 बार प्रेस कर दिया था, वो सारा कुछ रजिस्टर हो गया था। और बाद में जैसे ही मेरा मेन थ्रेड फ्री हुआ, सब कुछ बार बार रन हो गया ये। तो अगर मैं गेट रैंडम इमेज क्लिक करके तुरंत ब्लॉक मेन थ्रेड कर देता हूँ तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे ही
जब तक हमारा ब्लॉक रहेगा मेन थ्रेड, तब तक हमारा डेटा आ तो चुका रहेगा, लेकिन वो चलेगा नहीं, मतलब हमारे ब्राउज़र में अपडेट नहीं होगा। अगर एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ, मैं करता हूँ गेट रैंडम इमेज और फिर ब्लॉक मेन थ्रेड, दोनों कर देता हूँ साथ में, तो देखो ये एकदम से अटक जाएगा और डेटा आने के बाद भी नहीं चला। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते तो ये डॉग आ गया था। ठीक है, मतलब डॉग आ रहा है अभी, लेकिन हम इस बटन को क्लिक करके हम ब्लॉक मेन थ्रेड कर देते हैं, तब कुछ भी नहीं हो पाता है। जो भी सेलेक्ट वलेक्ट करते हैं वो सब कुछ रुक जाता है एकदम से। तो ये हो गया एक दूसरा सिंक्रोनस कोड का एग्जांपल। सिंक्रोनस कोड क्या करता है, हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। मेन थ्रेड यानी कि जावास्क्रिप्ट का मेन दिमाग जो भी है, एक ही दिमाग होता है, उसी को ब्लॉक कर देता है। तो जो भी हमारा डेटा फेचिंग होता है वो मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है। मैं अभी इस पूरे कोड को अनकमेंट कर देता हूँ, ब्लॉकिंग मेन थ्रेड को। और हमने देखा था ये जो हमारा सेट टाइम आउट था, ये टाइमर भी मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता है। ये टाइमर कहीं बिहाइंड द सीन्स जो अलग थ्रेड में रन होता है, मतलब ये हमारा ब्राउजर अलग से इसको रन करवाता है, वो अलग सा थ्रेड क्रिएट कर देता है और वो अलग से रन करवाता है। और फिर जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तब इस फंक्शन को हमारे जावास्क्रिप्ट के कॉल स्टैक में भेज देता है। जब भी हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होता है, अगर एम्प्टी नहीं है तो नहीं भेजेगा, वो वेट करता रहेगा कॉल बैक क्यू में। अब ये कॉल बैक क्यू ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, तो उसको देख लेना तुम उस वीडियो में जाके, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया स्टार्टिंग। तो अभी ये जो हमारा कोड है, जो हमारा डेटा फेच कर रहा है, यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर कोड को हटा देता हूँ। तो ये जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो डेटा को फेच करता है। तो डेटा फेच करने के लिए ये काफ़ी काम करता है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट भेज देता है बैकएंड को, मतलब एक HTTP रिक्वेस्ट चली जाती है उस यूआरएल पे, जो भी यूआरएल यहाँ पे हमने मेंशन किया है, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और फिर उस रिस्पॉन्स को अपडेट करता है हमारे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। XHR ऑब्जेक्ट जो भी है, ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, एम्प्टी होता है, हमने देखा है ऑलरेडी, ये एम्प्टी होता है। इसके अंदर जो मतलब रिस्पॉन्स वाली एक की होती है ना, वो स्टार्टिंग में एम्प्टी होती है, लेकिन बाद में जैसे डेटा आ जाता है इसमें अब इसको मैंने एक्सपैंड करने में थोड़ी सी देरी कर दी, क्योंकि ये रिस्पॉन्स काफ़ी तेज़ है। लेकिन हमने ये देखा था कि ये जो रिस्पॉन्स था ये स्टार्टिंग में नल या एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। अगर हमने जेसॉन टाइप मतलब रिस्पॉन्स टाइप जेसॉन सेट कर दिया तो ये नल होगा, नहीं तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अगर हम यहाँ पे तो हाँ, ये अभी काफ़ी फास्ट है एपीआई। तो एक बार फिर से हम स्लो वाली एपीआई को करते हैं, एक बार हम स्लो वाली एपीआई को कॉल करते हैं। मैं एक बार अपनी हिस्ट्री में जाता हूँ, उस हिस्ट्री में मिल जाएगा मुझे। एक बार वो स्लो एपीआई कहाँ गई, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, हाँ ये यहाँ पे ये स्लो एपीआई है, ये भी काफ़ी फास्ट हो गई है। ठीक है, कल काफ़ी स्लो चल रही थी, मैं एक दूसरा कोई यूआरएल ले लेता हूँ, ये भी थोड़ा फास्ट हो गया है, और हेडर्स वाला ये भी फास्ट हो गया है। चलो उससे तो थोड़ा सा स्लो ही है, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर कोड को अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी हम डॉक की इमेज नहीं फेच कर रहे हैं, हम ऐसे ही कोई डेटा फेच कर रहे हैं और उसको कंसोल लॉक करवाएंगे। तो गेट रैंडम इमेज करेंगे तो इमेज तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ गया, रिस्पॉन्स ये आ गया है, मतलब मेरे एक्सपैंड करने से, एक्सपैंड जब तक मैं कर रहा था तब तक रिस्पॉन्स आ गया था। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ और यहाँ पे अभी ये फिर से आ गया है, काफ़ी तेज़ हो गया है ये रिस्पॉन्स इसका। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, ये पहले ही आ गया, काफ़ी तेज़ हो गया इसका भी रिस्पॉन्स। एक बार यहाँ से, यही मैं फर्स्ट वाला ही थोड़ा सा स्लो लग रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी तेज़ हो गया इसका भी रिस्पॉन्स। जब एपीआई को यूज़ करने लगो तो कई बार फास्ट हो जाती है, ठीक है, जब काफ़ी दिन से यूज़ नहीं होती है तो स्लो रहती है। तो शायद इसको, इस एपीआई को किसी ने यूज़ नहीं किया होगा काफ़ी दिनों से, तो स्टार्टिंग में स्लो थी। ये देखो मैं ओपन करने गया है तो उससे भी फास्ट है, डॉग एपीआई से भी फास्ट हो गई है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने देखा था कि स्टार्टिंग में ये जो होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स ये स्टार्टिंग में नल होता है, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करवा के दिखा देता हूँ, डॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम अब मैनुअली नहीं करेंगे, अभी ये हमारा कोड रन होगा। तो ये जैसे ही क्लिक करेंगे और ये हमारा XHR ये वाला मतलब पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और ये हम पहले और बाद में दोनों हम देखेंगे। कंसोल लॉग अभी कर रहे हैं और फिर बाद में भी पूरा रिस्पॉन्स ही कंसोल लॉग करेंगे।
ये जब लोड हो जाएगा, यानी कि हमारा डेटा आ जाएगा तब। तो ये देखो स्टार्टिंग में ये एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे दिखा रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे नल भी आ सकता था, नल भी हो सकता है, और फिर बाद में ये पूरा रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। तो ये ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में एम्प्टी था, बाद में ये आ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ काम एक अलग थ्रेड में हो रहा है। हम जैसे ही ये रिस्पॉन्स मतलब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये जो हमारा ब्राउज़र है, मतलब हमारा जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये पूरा हैंडल करने के लिए हमारे ब्राउज़र को दे देता है। तो ब्राउज़र एक नया थ्रेड क्रिएट करता है, वहाँ पर ये पूरा ट्रैक करता है डेटा अभी आया है कि नहीं, आया है कि नहीं। जब आता है तो उस रिस्पॉन्स की के अंदर, रिस्पॉन्स जो की थी उसके अंदर उसको अपडेट करता है, और भी कई चीज़ें अपडेट करता है, केवल वही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करता है। और फिर ये वाला लोड इवेंट फायर होता है, फिर हम इसको एक्सेस कर पाते हैं जैसे डेटा आ जाता है तुरंत। तो ये सब कुछ काम एसिंक्रोनसली होता है, मतलब जब तक हमारा डेटा आ रहा होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम उसको मतलब ब्लॉक कर रहे हों, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम कोई भी काम कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने ये किया है, तो हम देखो एक बार मैं ये करता हूँ और मैं ये सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हालांकि काफ़ी फास्ट हो गया है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं काम कर पा रहा हूँ। एक बार मैं कोई दूसरी स्लो एपीआई देखता हूँ यहीं पे, क्या पता मिल जाए हमें, तो हम उसको थोड़ा सा सही से कर पाएंगे। ये भी फास्ट है, और भी कोई है एपीआई, ये तो साइन इन की है, ये तो एरर दे रही है। यहाँ पे सारी एपीआई फास्ट हो गई हैं, ठीक है। तो अब हमारे टेस्ट के काम की नहीं है ये, हमें कोई दूसरी एपीआई देखनी होगी तो हम अपना वही डॉग वाली कर देते हैं, वो थोड़ी सी स्लो है इससे। एक बार मैं डॉग वाली ही कर देता हूँ। ये हो गई, और यहाँ पे डॉट रिस्पॉन्स कर देता हूँ, और इधर भी डॉट रिस्पॉन्स कर देता हूँ। तो हाँ, मैं इसको एक बार फिर से गेट रैंडम इमेज करता हूँ। तो ये देखो जब तक डेटा नहीं आया था, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा स्लो है, हमें थोड़ा सा काम करने का मौका मिल रहा है, तब तक भी हम ये सेलेक्ट कर पा रहे थे, यानी कि हम उसको सेलेक्ट कर पा रहे थे, और हम चाहते तो दूसरी बटन को भी प्रेस कर सकते थे। तो हम ब्लॉक मेन थ्रेड नहीं करेंगे, उस वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया है, लेकिन हम उस बटन को प्रेस कर पाएंगे। ये देखो बटन को भी प्रेस कर पा रहे हैं जब तक वो डेटा आता है। लेकिन इस कोड को, ये जो हमारा डेटा फेच हो रहा है, इसको हम चाहें तो हम ये सिंक्रोनस बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एसिंक्रोनस होता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये एसिंक्रोनस ट्रू होता है। ये हमारा जो डेटा फेच होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा सेटअप होता है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का मेन इंजन है वो डेटा फेच नहीं करेगा, मेन जो थ्रेड है वो डेटा को नहीं फेच करेगा, हमारा ब्राउजर फेच करेगा, यानी कि अलग से थ्रेड में जाएगा और डेटा को फेच करके लाएगा। तो यहाँ पर अगर हम फॉल्स डाल दें, एक थर्ड आर्गुमेंट होता है हमारे ओपन वाला जो फंक्शन है, मेथड है, उसके अंदर हम थर्ड आर्गुमेंट अगर फॉल्स डाल देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि एसिंक्रोनस फॉल्स। एसिंक्रोनस फॉल्स यानी कि ये हमारा सिंक्रोनस काम होगा, यानी कि जो भी डेटा फेच होगा वो सिंक्रोनस होगा। इसका मतलब ये है कि जब तक डेटा आ रहा होगा हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे देखो, एक दूसरा एरर आ गया, ये बोल रहा है कि सिंक्रोनस रिक्वेस्ट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट सेट रिस्पॉन्स टाइप। ये एरर आ रहा है कि अगर तुम सिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो रिस्पॉन्स टाइप सेट नहीं करना है तुम्हें। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स टाइप सेट नहीं कर सकते हैं, तो अभी ठीक है, रिस्पॉन्स टाइप नहीं सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे और भी एरर आएगा, ठीक है। एरर ये आएगा कि ये अभी देखना हम करते हैं, मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एरर ऐसा आ रहा है कि हमारी इमेज सही से नहीं काम कर रही है, क्योंकि अब ये पूरी स्ट्रिंग है जो हमारी रिस्पॉन्स आ रही है, तो इसको हमें जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इतने चीज को जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम करते हैं रिस्पॉन्स नहीं, जेसॉन डॉट पार्स करना पड़ेगा, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, जेसॉन डॉट पार्स। तो इतना पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके अंदर की मैसेज की को हम एक्सेस करके हम इमेज के सोर्स को अपडेट करेंगे, तो अभी काम करेगा। लेकिन ये जो हमारा कोड है ये सिंक्रोनस काम करेगा, यानी कि ये जो भी ट्रैकिंग का काम रहेगा वो हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड काम करेगा, यानी कि उस टाइम तक हम कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये थोड़ी सी फास्ट एपीआई है तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इधर एक इश्यूज करके आ रहा है और इधर एक
डेप्रिकेटेड आ रहा है, डेप्रिकेटेड फॉर फ्यूचर यूज ऐसा करके आ रहा है, और इधर लिख के आ रहा है सिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट ऑन द मेन थ्रेड इज डेप्रिकेटेड। ये बोल रहा है कि सिंक्रोनस कॉल डेप्रिकेटेड है, यानी कि ये मना किया गया है, इसको तुम यूज ना करो, ये मेन थ्रेड को कंज्यूम करता है और इसका एंड यूजर पे काफ़ी खराब इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अभी तो ये API काफ़ी स्लो है, अभी हम ढूंढते हैं थोड़ी सी और स्लो बोल रहा हूँ, ये काफ़ी फास्ट है तो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, हमें इफेक्ट दिखेगा। एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यानी कि हम ये सिंक्रोनस कॉल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन ये डेप्रिकेटेड है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार मैं फिर से क्लिक करके मैं ये कर पा रहा हूँ अभी, ये क्योंकि API फास्ट है, मैं एक स्लो API को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी API मिली है जिसका जो हम टाइम है ना वो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे स्लीप इज इक्वल टू 300, अगर तुम लिख दोगे तो 300 मिली सेकेंड्स तक रुकेगा, और 3000 कर दोगे तो ये 3 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम मिली सेकेंड्स में टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं और उतने टाइम तक ये डिले हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 कर दें, 5000 मिली सेकेंड्स, तो ये 5 सेकेंड तक रिस्पॉन्स नहीं देगा, यानी कि अभी लोडिंग हो रहा है और 5 सेकेंड के बाद ये रिस्पॉन्स देगा। अभी देखो ये 5 सेकेंड के बाद रिस्पॉन्स आया। अगर मैं न्यू टैब में खोल के दिखाऊं तो ये देखो एकदम 5 सेकेंड तक ये वेट कराएगा हमें और फिर रिस्पॉन्स आएगा। ये API हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, इसका हम यूज़ करके टेस्टिंग करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 5 मिली सेकेंड, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अपने कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं ये डॉग वाले URL को रिप्लेस करके ये 5 को मैं 4 मिली सेकेंड कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट रहेगा। और फिर हाँ, तो ये 400 जैसे ही होगा तो ये 4 मिली सेकेंड बाद रिस्पॉन्स आएगा, और ये सब कुछ हमने कर दिया है सिंक्रोनस। और फिर यहाँ से हमें जो डेटा मिलेगा वो इमेज तो रहेगा नहीं, डॉग वाली इमेज, तो हम डॉग की इमेज को सेट नहीं करेंगे, बस डेटा को कंसोल लॉक करवा लेंगे। तो स्टार्टिंग में हम XHR को कंसोल लॉक करवा लेते हैं और बाद में भी कंसोल लॉक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि स्टार्टिंग में वहाँ पे नल वैल्यू या जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग थी वो आएगी, और फिर बाद में डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये स्टार्टिंग में ये देखो, ये मैंने बाद में खोला 4 सेकंड बाद, इसीलिए यहाँ पे डेटा आ गया। मैं इसको एक बार मैं फिर से खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो स्टार्टिंग में ये तो ओपन ही नहीं हुआ, ये ओपन ही नहीं हुआ, ये बाद में ही ओपन हुआ। एक बार मैं फिर से ओपन करता हूँ, हाँ तो देखो ये ओपन इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब देखो ये हमारा ओपन भी नहीं हो पा रहा है, ये हमारा क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड है ना वही ब्लॉक हो चुका है, मेन थ्रेड ही ब्लॉक हो चुका है, तो इसीलिए ये हम एक्सपैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अगर हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो कुछ भी नहीं हो पाता। यहाँ पे मेन थ्रेड पे पूरा डेटा जो भी वेटिंग का टाइम है, जो भी ट्रैक करने का काम है, मेन थ्रेड को दे दिया है, तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया था, बाद में ही एक्सपैंड हुआ। अगर यहाँ से मैं फॉल्स को हटा देता हूँ, मैं इस फॉल्स को हटा देता हूँ, तो देखो मैं इसको एक्सपैंड कर पाऊंगा, मैं सेलेक्ट भी कर पाऊंगा, और मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ, 5 या 6 सेकंड कर देते हैं ताकि और ज़्यादा टाइम तक ये वेट करवाता रहे। मैं इसको गेट इमेज कर दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पे सेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ, इसको मैं एक्सपैंड भी कर पा रहा हूँ, और स्टार्टिंग में देखो रिस्पॉन्स एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, और फिर ये जो भी रिस्पॉन्स आया है ये बोल रहा है ये क्रॉस ऑरिजिन एरर आ रही है, ये कॉर्स की एरर है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी तक तो नहीं आ रही थी, ये कैसे आ गई, ये ज़्यादा टाइम बढ़ाने से हो गया क्या, ऐसा होता तो नहीं है वैसे। मैं इसको 4 सेकंड फिर से कर देता हूँ और मैं देखता हूँ, हाँ अभी ये चल रहा है सही से। तो यहाँ पे देखो अभी एम्प्टी आ रहा है, मैं सेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ और ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, तो शायद ज़्यादा टाइम बढ़ाने से कुछ दिक्कत हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाते हैं। तो ये होता है, अभी हम जो भी काम करवा रहे हैं एसिंक्रोनसली करवा रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि हम ब्राउज़र को दे रहे हैं अपना कोड, और ब्राउज़र हमारा ट्रैक कर रहा है। ब्राउज़र के अंदर बिहाइंड द सीन्स ऐसा कुछ कोड लिखा है कि जब डेटा आ जाएगा तो इस रिस्पॉन्स के अंदर पूरे डेटा को फिल कर देना। तो यहाँ पे ये इसने डेटा को फिल कर दिया है, और ये जैसे ही डेटा आ जाएगा तुम लोड इवेंट भी फायर कर देना, और फिर हमारे लोड इवेंट के अंदर जो हमारा कोड है वो भी रन हो जाएगा, पूरा का पूरा कोड रन हो जाएगा। तो ये सब कुछ काम हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन इंजन नहीं कर रहा है, हमारे ब्राउज़र का दूसरा इंजन कर रहा है, ब्राउज़र का दूसरा थ्रेड कर रहा है। अगर हमें ब्राउज़र के मेन मतलब जावास्क्रिप्ट के मेन इंजन से करवाना है तो वहाँ पे हमें लिखना है फॉल्स। अब जैसे ही हम ये लिखेंगे सब कुछ एकदम रुक के सब ठप हो जाएगा। ठीक है, और हम
कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं गेट रैंडम इमेज कर दे रहा हूँ, इमेज हमारी आएगी, ये हमारा कंसोल में प्रिंट हो गया, लेकिन हम इसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं, हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरी बटन भी अगर चाहते तो नहीं प्रेस कर पाते, लेकिन जैसे डेटा आता है हमारी मेन थ्रेड फ्री हो जाती है, और फिर हम इमेज तो आ नहीं रही है, हम इमेज को सेट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई दूसरा ही डेटा आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो सही है। और ये हमारा डेटा आ रहा है, और एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं गेट इमेज करता हूँ, देखो बटन को भी नहीं प्रेस कर पा रहा हूँ, ये सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसको एक्सपैंड भी नहीं कर पाता, तो ये सब कुछ होता है। और इसीलिए ये बोलता है यहाँ पे एरर देता है डेप्रिकेटेड फ्यूचर यूज, फ्यूचर नहीं है फीचर है, मैंने गलती से फ्यूचर इसको पढ़ दिया था। ये जो भी फीचर है इसका इसका यूज हमें नहीं करना है, इसका मतलब सिंक्रोनस कॉल नहीं करवानी है। ये ओपन हो जा, हाँ ओपन हो गया, तो सिंक्रोनस कॉल नहीं करवानी है। इससे यूजर पे देख रहे हो कितने खतरनाक इफेक्ट पड़ रहे हैं, ना तो मैं यहाँ पे एक्सपैंड कर पा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को अपने, ना तो मैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना चाहता और भी हमारी पूरी वेबसाइट होती, कुछ भी मैं करना चाहता हूँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ अटक जाता है हमारा। मेरा बस समझ लो कि दिमाग ही अटक गया है, हमारे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसका दिमाग अटक गया है, तो ऐसा में नहीं करवाना होता है। तो हमें यहाँ पे फॉल्स नहीं देना होता है, हम बाय डिफॉल्ट ये होता है ट्रू, अगर ट्रू कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू बाय डिफॉल्ट भी होता है, तुम पास करो चाहे ना करो, तो ये हमारा डेटा आता रहेगा, हम सब कुछ करते रहेंगे, बटन भी प्रेस करेंगे, इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एम्प्टी भी दिखा रहा है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग दिखा रहा है रिस्पॉन्स, और जैसे ही डेटा आएगा ये हमारा फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कोड दोनों लिख सकते हैं, और XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके हम एसिंक्रोनस कॉल भी कर सकते हैं और सिंक्रोनस कॉल भी कर सकते हैं। सिंक्रोनस कॉल करना बहुत ही खतरनाक होता है, हमारी जो ब्राउज़र का मेन थ्रेड होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और जो एसिंक्रोनस कोड होता है, एसिंक्रोनस कॉल होता है, वही सबसे सही होता है, और उसी को किया जाता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी वही होता है। तो जब एसिंक्रोनस कॉल करते हैं तो हमारा ब्राउज़र बिहाइंड द सीन्स डेटा को फेच करता है, अपडेट करता है, सब कुछ सेटअप करता है, इवेंट फायर करता है, सब कुछ हो जाता है बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। तो इस API का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी ट्राई करना, यहाँ पे काफ़ी मस्त API है, हम लोग टाइम को खुद से स्लो डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं इसको 5 सेकंड करके देखता हूँ कैसे होता है ये। 5 सेकंड मैंने कर दिया है, अब मैं फिर से, अच्छा ये डेटा 5 सेकंड बाद आएगा, लेकिन मैंने इसको सिंक्रोनस कॉल रखा है, इसीलिए एसिंक्रोनस रखा है, इसीलिए काम कर रहा है, मतलब सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इवन मैं रिलोड भी नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बार रैंडम ये कर देता हूँ ना, ये देखो रिलोड हो गया, शायद रिलोड कर सकते हैं, लेकिन ये देखो रिलोड भी काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। तो फिर से मैं गेट रैंडम इमेज करता हूँ, हालांकि इमेज तो नहीं आ रही है, कुछ भी डेटा आ रहा है, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बटन भी नहीं प्रेस कर पा रहा हूँ, और ये आ रहा है। और इसको मैंने जब 6 किया था तो कोई एरर आई थी, तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम को ये सपोर्ट नहीं करता है। एक बार मैं कर देता हूँ तो ये 6 सेकंड काम कर रहा है, ठीक है, 6 सेकंड तक ये आ रहा है, और उस टाइम पे कोई दिक्कत हो गई होगी, कोई बात नहीं, कॉर्स एरर होती है, वो बैकएंड का इशू होता है, तो कोई बात नहीं, अभी तो काम कर रहा है, सही से चल रहा है, और हम डेटा को फेच कर पा रहे हैं। ये सिंक्रोनसली फेच हो रहा है क्योंकि हमने एसिंक्रोनस को फॉल्स कर दिया है। एसिंक्रोनस की वैल्यू होती है यहाँ पे जो हम लास्ट वैल्यू डालते हैं, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो डेटा आएगा, हम जब तक डेटा आता रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम नेटवर्क टैब में जाएं तो यहाँ पे अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, 4 सेकंड कर देता हूँ, जैसे ही हम इस बटन पे प्रेस करेंगे ये फेच XHR ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये अभी पेंडिंग है, इसका स्टेट यहाँ पे देखोगे तो पेंडिंग है, मतलब ये यहाँ पे पेंडिंग लिखा था, और जैसे ही रिस्पॉन्स आता है ये 200 हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होता है। एक बार मैं फिर से इसको 5 सेकंड कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो पेंडिंग है, और यहाँ पे अभी कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जैसे डेटा आ जाएगा ये 200 हो जाएगा, तो ये 200 हो गया, यानी कि अब रिस्पॉन्स आ चुका है। और अब इसके अंदर का जो भी डेटा है ये हम प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्स आया है प्रीव्यू के अंदर या रिस्पॉन्स के अंदर भी देख सकते हैं, और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमने इवेंट लेसन लगा दिया है लोड वाला। तो ये होता है एक्चुअल में एजैक्स। एजैक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट को तुम छोड़ दो, लास्ट पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसका। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एजैक्स का फुल फॉर्म होता है
यहाँ पे अगर हम सर्च करें एजैक्स तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये फुल फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, मेरे हिसाब से इसका नाम एजैक्स होना ही नहीं चाहिए। पहले था, पहले एक्सएमएल में डेटा ट्रांसफर होता था, अब इसका नाम होना चाहिए एजैज, ठीक है। लेकिन एजैज में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ठीक है, इसको हम नहीं सर्च करते हैं। एजैज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हम एक्सएमएल में डेटा को ट्रांसफर नहीं करते, हम जेसॉन में करते हैं। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जेसॉन हो जाना चाहिए इसका नाम, लेकिन नाम पड़ गया है पहले से ही। तो एजैक्स क्या है? एजैक्स ना तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना तो कोई स्पेशल चीज़ है, बेसिकली एक तरीका है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लिखने का। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड जेसॉन ये होना चाहिए। और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कोड हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम बस यहाँ पे फॉल्स नहीं अगर प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट रहेगी। जो भी डेटा फेच होगा एसिंक्रोनसली होगा। एसिंक्रोनसली का मतलब होता है हमारे मेन थ्रेड में नहीं होगा, सब कुछ बिहाइंड द सीन्स होगा। जैसे ही डेटा आएगा सब कुछ अपलोड हो जाएगा, अपलोड नहीं अपडेट हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगी कि डेटा आ चुका है। तो यही होता है एजैक्स। एजैक्स का मतलब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, यही होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जो कि अलग रन होती है, हमारे मेन थ्रेड में नहीं रन होती है, अलग रन होती है। और मतलब सब कुछ एट द एंड हमें हमारे जावास्क्रिप्ट के इंजन को पता चलता है, ये एक लोड इवेंट फायर होगा और फिर सब कुछ पता चलता है, ठीक है। लेकिन उसका टाइम है, जो भी वेटिंग है, जो भी दिमाग लगाना है कि आ रहा है, इतना आया है, कितना आया है, वो सब कुछ हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन इंजन नहीं करता है। तो उसी को हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। और हम उसको सिंक्रोनस भी बना सकते हैं। एजैक्स को हम सेजैक्स, एसजैक्स कर सकते हैं, एसजैक्स है ना, जो भी एजैक्स है, एजैक्स, इस पार्ट को हम एसजैक्स भी कर सकते हैं। एस यानी कि सिंक्रोनस, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे, बस ये सिंक्रोनस हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है एसजैक्स, कुछ जो होता है ये जैक्स ही होता है, एजैक्स ही नाम है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो इसका बहुत ही तगड़ा फायदा है, ठीक है। एजैक्स का क्या फायदा है कि हम अपने पेज को रिलोड किए बिना नया डेटा लेके आ सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने ब्राउजर में। हम अभी तक वही तो कर रहे थे, गेट रैंडम इमेज कर रहे थे और ये डेटा बिहाइंड द सीन्स आ रहा था हमारे ब्राउजर में, इमेज, हर एक डॉग की इमेज आ रही थी और अपडेट हो रही थी। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये पूरा इसका फाइनल कोड आपको दे दूंगा, आप फाइनल कोड से ले लो, नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इस API का लिंक भी दे दूंगा, आप खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मस्त चीज़ है एजैक्स, ठीक है। तो अभी इसका यूज़ करके हमने ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया है और इसका यूज़ करके ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है। हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोमिसेस, लेकिन प्रोमिसेस पढ़ने से पहले इसका हमें ड्रॉबैक देखना है, इसके कारण कॉल बैक हेल होता है वो हमें समझना है। फिर हम देखेंगे प्रोमिसेस क्या होता है और हम प्रोमिसेस को देखेंगे कि उस कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं प्रोमिसेस का यूज़ करके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी इशू है, कोई भी एरर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप में अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछना है तो हम लोग हर संडे रात के 8 बजे गूगल मीट पे लाइव करते हैं। उस गूगल मीट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस गूगल मीट पे कनेक्ट करके आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।